देखो हम लोग यहाँ पे कल यूनिट 3 का चैप्टर नंबर नेक्स्ट स्टार्ट किए थे, दैट मीन्स सरल आवर्त गति। ठीक है, सरल आवर्त गति जिसको हम लोग सिंपल में क्या बोलते हैं, SHM, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड क्वेश्चन इज, देखो यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को कि एक कण सरल आवर्त गति में गति कर रहा है ना। कोई कण है जो कि क्या है बताओ, सरल आवर्त गति में गति कर रहा है और एक विराम की स्थिति से दूसरे विराम की स्थिति तक भ्रमण करते हुए 3 क्रमागत सेकेंडों में, ठीक है, 3 क्रमागत सेकेंडों में पथ के मध्य बिंदु से दूरियां x1 x2 x3 है। सिद्ध कीजिए कि पूरी परिक्रमा का समय जो है 2 पाई अपॉन में कॉस इनवर्स ब्रैकेट में x1 प्लस x3 बाई 2x2 है। मतलब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक कण जो है एक विराम की स्थिति से दूसरे विराम की स्थिति पर जाता है ना, मतलब भ्रमण कर रहा है, मतलब इधर से उधर जा रहा है। और क्वेश्चन में दिया है कि इस समय ये 3 समय, ठीक है, 3 क्रमागत समय में देखो दूरी क्या क्या तय करता है। पहले टाइम t, देखो ए इसका मध्य बिंदु O है ना, कण का मध्य बिंदु क्या है बताओ, यहाँ पे जो पथ जो है उसका मध्य बिंदु क्या है, O है। O से टाइम t में देखो 3 क्रमागत समय, तीन क्रमागत समय का मतलब क्या हुआ, अगर पहला समय t हुआ तो दूसरा क्या होगा t+1 और नेक्स्ट क्या होगा t+2 होगा। और अगर आप मान लो पहला समय t+1 यूज करोगे तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा t+2 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा t+3, मतलब लाइन से कंटिन्यू वाला ना। तो 3 क्रमागत समय में कितनी दूरियां तय करता है, x1 दूरी स्थापित होता है, x2 दूरी स्थापित होता है और x3 दूरी, मतलब क्या है टाइम t में x1 दूरी पर विस्थापित होता है और कण कहाँ पर पहुंच जाता है, P पर। जब t+1 समय होता है तो कण जो है बिंदु P Q पर पहुंचता है जिसकी दूरी क्या है, x2 है। और जब टाइम t+2 होता है तो यहाँ पे R पर पहुंच जाता है जहां पर दूरी क्या है, x3 है। तो आपको क्या बताना है कि जो एक पूरी परिक्रमा का समय है, मतलब एक पूरा टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड है, कितना होगा 2 पाई अपॉन में कॉस इनवर्स x1 प्लस x3 अपॉन में 2x2। ये होगा आपका, प्रूफ करना है कि जो टाइम पीरियड है इतना होगा। टाइम पीरियड को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल T, दैट मीन्स आवर्तकाल ना। और देखो हम लोग पढ़ चुके हैं कि आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में स्क्वायर रूट म्यू। कल हम लोग इसको यूज भी किए थे और पढ़े भी थे ना। T इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन में स्क्वायर रूट म्यू, वेयर 2 पाई इज कांस्टेंट वैल्यू एंड म्यू इज ऑल्सो कांस्टेंट, बट इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू इसकी मिलेगी। तो देखो आप क्या करोगे, आप t की वैल्यू मतलब आवर्तकाल की वैल्यू तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, म्यू। अगर म्यू पता है ना, अगर म्यू की वैल्यू पता है, आप t की वैल्यू इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है ना? ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि किसी कण का जो विस्थापन होता है, देखो मैं कल आप लोगों को बताया था, ध्यान देना, यहाँ पर मैं फॉर्मूला एक बार दिखा दे रहा हूँ। हाँ, देखो कल जब हम लोग पढ़े थे, ठीक है, विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a cos x इक्वल टू a cos स्क्वायर रूट म्यू टी। ए कब होता है, जब कण बिंदु ए से प्रारंभ करता है ना, जब कण कहाँ से प्रारंभ करता है, बिंदु ए से। और ए कब होता है, जब बिंदु ओ से प्रारंभ करता है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान देना, विस्थापन। हाँ, विस्थापन का जो फॉर्मूला होता है जनरली x इक्वल टू क्या होता है बताओ, a cos स्क्वायर रूट म्यू टी, यही होता है विस्थापन का फॉर्मूला, बताओ। यस सर। ठीक है, अब देखो ये हो गया, तो प्रश्नानुसार आप x1 विस्थापन के लिए जाएंगे।
अनुसार ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी ना। तो x1 के लिए जब जाओगे तो देखो सब चीज यहाँ पे देखो दो ही वैल्यू है, एक x है और एक क्या है बताओ t, और यहाँ पे x और t दोनों चेंज हो रहा है। जब x1 हुआ तो उस समय टाइम कितना है बताओ, टाइम कितना है x1 के लिए, t है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्या होगा, a cos स्क्वायर रूट हो जाएगा म्यू, और यहाँ पे t, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, दूसरा x2 विस्थापन के लिए टाइम कितना है, हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a cos स्क्वायर रूट में म्यू हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम बस क्या हो जाएगा, चेंज होके t प्लस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेम आप x3 विस्थापन के लिए जाओगे तो यहाँ पर टाइम भी यहाँ भी चेंज हो रहा है, और यहाँ पे टाइम कितना है, t प्लस 2। हाँ तो यहाँ तक क्या होगा, सेम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t प्लस 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो देखो यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 1 मिला, इक्वेशन नंबर 2 मिला, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको जो प्रूफ करना है उसमें जाओ, प्रूफ क्या करना है बताओ, 2 पाई अपॉन में cos इनवर्स x1 प्लस x2 बाई क्या, x1 प्लस x3 बाई 2x2 है ना, मतलब आवर्तकाल t की वैल्यू, और ये 2 पाई है मतलब ये किसकी वैल्यू होगी बताओ, स्क्वायर रूट म्यू की वैल्यू होगी ना। तो चलो अब हम लोग देखो, सबसे पहले यहाँ पे मेरे को क्लू क्या मिल गया कि यहाँ पे x1 प्लस क्या है, x3 है, तो क्यों ना मैं x1 प्लस x3 की वैल्यू निकाल लूँ। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, x1 प्लस x3 की वैल्यू ना, बिकॉज यहाँ पे देखो आपको क्लू मिल गया है कि क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन जो आपको प्रूफ करना है वहां पे कहीं ना कहीं x1 प्लस x3 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, समीकरण नंबर 1 तथा 3 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 और 3 को क्या कर दो, जोड़ दो। अगर जोड़ोगे तो देखो समीकरण नंबर 1 का लेफ्ट साइड क्या है, x1, और समीकरण 3 का लेफ्ट साइड क्या है, x3। राइट को जोड़ोगे, समीकरण नंबर 1 का राइट साइड क्या है, a cos रूट ऑफ म्यू टी, प्लस 3 का राइट साइड क्या है, a cos रूट म्यू, बट टाइम चेंज हो गया है, क्या है बताओ, t प्लस 1। यहां तक कोई डाउट है, नो सर। ओके, दोनों में से a कॉमन ले लो, a अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, cos स्क्वायर रूट म्यू टाइम t प्लस 2 है। अच्छा t प्लस 2 है, ओके। यहाँ पे देखो जो सेकेंड वाला है इसमें टाइम क्या है बताओ, t प्लस 2 है ना, तो यहाँ पे t प्लस 2 कर लो, ओके ना। अब देखो यहाँ पर a कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, cos, एंड दिस इज रूट ऑफ म्यू, और यहाँ पे क्या है, t प्लस 2, ओके ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, इसको मैं अगर cos a बोलूँ या cos c बोलूँ मान लो टोटल को, तो यहाँ पे क्या बन गया, cos d बन गया, मतलब cos c प्लस cos d। ठीक है, और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला पढ़े हो, 11 से पढ़ते आ रहे हो ना, नहीं पता है, सर cos c प्लस d बाई 2। 2 cos c प्लस d बाई 2। d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये होता है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, दैट मीन्स 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, वेयर c इज रूट म्यू t है और d क्या है, रूट म्यू, एंड t प्लस 2 है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, वैल्यू जो फाइंड आउट करो उसमें आगे कंटिन्यू करो। यहाँ पे क्या होगा a ना, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा 2 cos ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखे
2 cos c प्लस डी बाई टू। चलो c प्लस डी करते हैं, और c के पोजीशन पे आपकी वैल्यू क्या है? c की पोजीशन वैल्यू क्या बताओ? रूट ऑफ म्यू टी। t ना, रूट ओनली म्यू रूट में है ना, t बाहर है, तो यहाँ पे क्या होगा? म्यू एंड टी प्लस डी के जगह में क्या है? रूट म्यू और टी टी प्लस टू। बाई क्या होगा यहाँ पे? 2 हो जाएगा। देखो ये क्या बन गया आपको? c प्लस डी ना। अब देखो स्पेस नहीं, ऐसा करता मैं, 1 मिनट ना, तो इधर कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होगा? 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू क्या होगा यहाँ पर? cos c माइनस डी करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? रूट म्यू टी माइनस दिस इज रूट म्यू एंड टी प्लस टू बाई टू। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, ठीक है, तो देखो कैसे सिंप्लीफाई होगा। ए, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 अभी जैसा है वैसे ही रहने दो। 2 कॉस, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? म्यू टी प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा? स्क्वायर रूट म्यू, और ये क्या होगा? टी। टी स्क्वायर रूट के बाहर होगा ना, ध्यान देना। टी प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ? 2, this is actually mu t plus this is also square root mu t plus 2 रूट में म्यू, और इस पूरे के अपॉन में क्या है? 2 है ना, इनटू क्या होगा यहाँ पर? cos c माइनस डी ना, दैट मीन्स क्या होगा? रूट में म्यू टी माइनस रूट में म्यू टी माइनस क्या हो जाएगा? 2 रूट में म्यू अपॉन में 2। यहां तक कोई डाउट है बताओ? नो सर। ओके, यहाँ पे क्या मिला आपको? 2 कॉस, इसको ऐड करो, देखो म्यूटी म्यू रूट 2 रूट म्यूटी और रूट म्यूटी कितना हो जाएगा? 2 रूट म्यूटी प्लस यहाँ भी क्या है? 2 रूट म्यू अपॉन में कितना होगा यहाँ पर बताओ? 2 ना, इनटू कॉस। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, दिस इज म्यूटी पॉजिटिव एंड रूट म्यूटी क्या है? नेगेटिव। दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ से? कैंसल। ओके, जब दोनों वैल्यू कैंसल होगी तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? कॉस माइनस 2 रूट म्यू बाई क्या होगा? 2। क्लियर है यहाँ तक? यस यस। ए ना। अब यहाँ पे क्या करो? आप ब्रैकेट ओपन करो, तो या फिर ऐसे ही अभी रहने दो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे? 2 कॉस, यहाँ से देखो 2 कॉमन हो जाएगा दोनों में से, और 2 डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा। जब कॉमन होके कटेगा, और साथ में क्या कॉमन हो रहा है बताओ? कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या? म्यू रूट ऑफ म्यू। हाँ, तो वो भी कॉमन ले लो ना, और 2 कैंसिल भी कर दो, डायरेक्ट डायरेक्ट कैंसिल कर देना। यस सर। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा? फर्स्ट वाले का t बचेगा और सेकेंड वाले का 1, ठीक है? यस सर। ठीक है, और देखो सेकेंड वाले में भी क्या होगा? जो यहाँ से देखोगे तो इसमें भी क्या होगा? 2 और 2 कट जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? माइनस म्यू। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? कॉस एंड दिस इज माइनस रूट म्यू,
ठीक है। देन ब्रैकेट भी ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको मिला 2a एंड दिस इज cos, सॉरी 2a एंड दिस इज cos and this is square root mu t plus 1। cos माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्या होगा? cos स्क्वायर रूट म्यू आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं मेरे को क्या मिला बताओ? 2a cos रूट म्यू t प्लस 1 और यहाँ पे क्या मिला है? cos रूट म्यू ना, ठीक है, इनटू में है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो हम लोग वैल्यू किसकी निकाले थे? किसकी वैल्यू के लिए चल रहे थे बताओ? x1 प्लस x3 की वैल्यू ना, x1 प्लस x3 की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको देख के विजिबल हो रहा होगा कि a cos रूट म्यू t प्लस 1 ये किसकी वैल्यू है? a cos रूट म्यू t प्लस 1 किसकी वैल्यू है? x2 की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? 2 एंड दिस इज x2 और यहाँ क्या बचेगा? cos रूट ऑफ म्यू। कहाँ से यूज किए वैल्यू? इक्वेशन 2 से। समीकरण नंबर 2 से मान रखने पर, मान रखने पर आई थिंक यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। हम लोग किसकी वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर रहे थे? x1 प्लस x3 की वैल्यू के लिए, और x1 प्लस x3 की वैल्यू आपकी इतनी आ गई ना। अब हम लोग यहाँ पे आगे कैलकुलेट करेंगे और हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे टाइम पीरियड, दैट मीन्स t की वैल्यू। और जानते हो कैपिटल T इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अपॉन में रूट म्यू। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रूट म्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। डन? यस सर। ओके। तो देखो ये जो प्रीवियस वाली लाइन थी उसको हम लोग यहाँ सेम लिखे, x1 प्लस x3 इक्वल टू क्या है? 2 cos रूट म्यू ना, आपको म्यू की वैल्यू चाहिए या रूट म्यू की वैल्यू भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पर 2x2 को आप लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? 2x2 को जब डिवाइड में ले जाओगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी? रूट ऑफ म्यू। cos रूट ऑफ म्यू की ना, बस मैं 2x2 को ले जा रहा हूँ ना, cos रूट ऑफ म्यू की वैल्यू क्या मिलेगी? x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2x2 ना। तो यहां से अगर मैं देखूं तो अब यहाँ पे रूट म्यू की वैल्यू मिलेगी, और रूट म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos इनवर्स x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2x2। यहां तक कोई डाउट है? नो डाउट। देखो यहाँ तक मिल गया। अब हम लोग को क्या निकालना था? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आवर्तकाल मतलब परिक्रमा का समय ना। तो यहाँ पे क्या होगा? देयरफॉर आवर्तकाल, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल T, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 पाई बाई रूट म्यू ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 पाई अपॉन में रूट म्यू। रूट म्यू की वैल्यू क्या होती है? cos इनवर्स x1 प्लस x3 अपॉन में 2x2, और यही आपको प्रूफ करना था। देखो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर इसका। डन? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एंड
क्वेश्चन इज, ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, ध्यान देना कि आयाम ए, आयाम यहाँ पे आपको क्या दिया, स्मॉल ए, तथा आवर्तकाल कैपिटल टी की सरल आवर्त गति में, मतलब एक सरल आवर्त गति हो रही है जिसका आयाम कितना है, ए है, मतलब मैक्सिमम ए दूरी तक जाता है कर्ण अपने दोनों ओर, तथा आवर्तकाल कितना है, टी, मतलब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है, टी समय ले रहा है। तो दर्शाइए कि केंद्र से एक्स दूरी पर वेग v, वेग v निम्नलिखित संबंध द्वारा दिया जाता है, मतलब वेग v जो है किस संबंध द्वारा दिया जा रहा है, वी स्क्वायर कैपिटल टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं दिया है, आपको एक सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब सरल आवर्त गति दिया है जिसका आयाम स्मॉल ए है और टाइम क्या है, कैपिटल टी, और वेग को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, वी से। तो आपको बताना है कि एक्स दूरी पर, केंद्र से एक्स दूरी पर वेग आपको किससे दिया जाता है, फॉर्मूला वी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग दे रहे हैं। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ना, Yes, sir. ठीक है। देखो यहाँ पे मूल बिंदु मतलब केंद्र ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, ठीक है, जिसके जहां पर कण है ना, और एक कण कैसा है, सरल आवर्त गति कर रहा है। तो आपको देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आयाम क्या दिया, ए, तो आयाम कहाँ से कहाँ तक की दूरी की, ओ से ए तक मैक्सिमम जितनी दूरी तक विस्थापित होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम ना, और ये क्या हो गया आपका, विस्थापन दिया है, ठीक है। और एक्स दूरी पर विस्थापन, इसी एक्स दूरी पर जो विस्थापन है, एक्स विस्थापन पर मतलब एक्स दूरी पर, केंद्र से एक्स दूरी पर वेग कितना है बताओ, वेग कितना है बिंदु P पर, v है ना, देखो क्वेश्चन में तो लिखा है ना कि एक्स दूरी पर वेग कितना है, v है। तो आप लोग को बताना है v जो है उसका रिलेशन क्या होगा, वी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे क्या दिया है, विस्थापन दिया है ना, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो सरल आवर्त गति का समीकरण होता है, सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होता है बताओ तो, बोलो, D square x हाँ, upon में dt square equal to minus mu म्यू एक्स, x. ठीक है। क्या होता है यहाँ पर सरल आवर्त गति का समीकरण, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर देखो इसी डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर को आप एक्स डबल डॉट भी लिख सकते हैं ना, ठीक है, मतलब वही 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, ठीक है। हाँ, तो देखो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, माइनस म्यू एक्स, ये होता है आपका सरल आवर्त गति का समीकरण ना। अब क्या किया मैं यहाँ पे दोनों तरफ, दोनों तरफ 2 dx अपॉन में dt से गुणा करने पर, दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिए, 2 dx अपॉन में dt से गुणा। अगर 2 dx अपॉन में dt से गुणा करोगे तो लेफ्ट साइड आपको क्या मिलेगा, 2x, सॉरी 2x नहीं, 2 dx अपॉन में dt एक्चुअली है ना। क्या होगा यहाँ पे, जब 2 dt अपॉन में dx अपॉन में dt से गुणा करोगे तो 2 dx अपॉन में dt इंटू क्या होगा यहाँ पर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू, और यहाँ पे क्या होगा 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx अपॉन में dt, dx अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर dt ना। नाउ देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अवकलन के टर्म में d बाई डी टी, ओके, और यहाँ पे मैं लिखा dx अपॉन में dt का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो जब इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा, 2 सामने आ जाएगा, dx अपॉन में dt, अगेन इसका अंदर वाले का अवकलन करोगे तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में dt स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक, Yes, sir. ओके। और राइट साइड वाला जो टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना, इसको मैं लिख दिया माइनस म्यू डी बाई डी टी, और इसको मैं क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर,
तो देखो ऐसा एक्स स्क्वायर लिखने से क्या बेनिफिट होगा, एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करोगे तो 2x मिल जाएगा, अगेन एक्स का करोगे तो dx अपॉन में dt मिल जाएगा। क्लियर है ना? ओके। अब देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, समाकलन करने पर। अच्छा समाकलन करेंगे दैट मीन्स इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या मिलेगी आपको बताओ? dx by dt का होल स्क्वायर। हाँ तो यहाँ पे आपको मिला dx अपॉन में dt का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड का जब यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस म्यू एक्स स्क्वायर ना, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, सी सी। कांस्टेंट। हाँ जहाँ सी क्या है बताओ, समाकलन स्थिरांक। जिसको हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं ना, ठीक है। अब देखो यहां तक जब वैल्यू आपको मिल गई, अब dx अपॉन में dt को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो dx अपॉन में dt का मतलब क्या है? वी v मतलब वेग है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेग का स्क्वायर, क्योंकि देखो x दूरी है और दूरी में परिवर्तन मतलब वही विस्थापन है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही तो वेग बोलते हैं। dx अपॉन में dt को हम लोग v बोलते हैं, और d स्क्वायर x अपॉन में dt स्क्वायर को क्या बोलते हैं, बोलो? माइनस म्यू एक्स। वो तो उसका इक्वेशन होता है, लेकिन बोलते क्या है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर को। त्वरण होगा ना, जब वेग है तो इसका एक बार और अवकलन करोगे तो त्वरण मिलेगा ना, यस सर। ठीक है। वो तो हम लोग का वो इक्वेशन है कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, जो कि सरल आवर्त गति को इंडिकेट करता है ना। तो इसको देखो मैं क्या लिख दिया यहाँ पर, वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस दिस इज म्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा ना, म्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन। अब हम लोग देखो यहाँ पे बिंदु ए के लिए चल रहे हैं ना, ठीक है। तो देखो बिंदु ए पर, ए पर ना, अब देखो जब यहाँ पे बिंदु ए पर जाओगे तो देखो कण कहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ओ से कहाँ तक जाता है बताओ, ए बिंदु तक। ए तक। उसके बाद क्या होता है, रिटर्न आ जाता है ना, और ए तक पहुंचेगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए पर कितनी दूरी तय कर रहा है, ओ से ए तक की दूरी को क्या बोलोगे, हम्म, ओ से ए तक मैक्सिमम विस्थापन है ना, और इसी को तो हम लोग आयाम बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा भी तो है, ठीक है, क्या है, आयाम। मतलब क्या होगा, ए दूरी पर मैक्सिमम विस्थापन आपका कितना होगा, आयाम के बराबर, मतलब ए है, ठीक है। बट वेग की वैल्यू क्या होगी बताओ, बिंदु ए पर वेग की वैल्यू क्या होगी, ए पर वेग की वैल्यू क्या होगी, v कहाँ से होगी, v की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो बिंदु o से स्टार्ट करेगा, a तक मैक्सिमम आयाम है, मैक्सिमम आयाम के बाद तो रिटर्न होने लगेगा ना, और रिटर्न कब होगा, जब वेग की वैल्यू 0 होगी तभी तो कण यहाँ पे वापस रिटर्न होगा ना। वेग की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। 0 हो जाएगी ना। अब देखो जब यहाँ पे वेग की वैल्यू आपको 0 हो गई, x की वैल्यू a हो गई ना, तो समीकरण नंबर 1 में जाओ, क्योंकि आपको कांस्टेंट c की वैल्यू निकालना है ना। तो मैं किस में गया, समीकरण नंबर 1 से, और समीकरण नंबर 1 में जब वैल्यू रखा v की और a की, तो यहाँ पे x की, तो यहाँ पे v के पोजीशन पे क्या हो जाएगा 0, और x के पोजीशन पे आपको क्या रखना है, a ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, म्यू ए स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा यहाँ पर, c हो जाएगा ना। तो c की वैल्यू क्या मिली आपको बताओ, म्यू ए म्यू स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब c की वैल्यू को आप कहाँ पे रख दोगे, समीकरण नंबर 1 में ना,
समीकरण नंबर 1 में c का मान जो कांस्टेंट वैल्यू उसका मान रख दिए, का मान रखने पर रखो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, v² इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू ए स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होगा, v²। आप क्या करो, ए म्यू को कॉमन ले लो, म्यू को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको बताओ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए हाँ स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, तो मैं प्लस ए स्क्वायर को पहले लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में लिख सकते हैं। दिस इज समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ Yes, तक sir. क्लियर है। यस सर। ओके, अब देखो जो आपको प्रूफ करना है उसमें क्या है, v² भी और साथ में क्या है t², और t क्या होता है, आवर्तकाल होता है ना, तो आप यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल लो, आवर्तकाल की वैल्यू। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिखा, हम जानते हैं कि ठीक है आवर्तकाल t इज इक्वल टू, आवर्तकाल है ना, और t इक्वल टू क्या होता है बताओ, 2 पाई अपॉन में रूट ऑफ म्यू। ठीक है, 2 पाई अपॉन में रूट ऑफ म्यू। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा ना। No, sir. ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर। हो गया सर। ओके, आपको जो प्रूफ करना है वो क्या लाना है बताओ, v² और v² इंटू t² लाना है ना। यस सर। तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं ना, ज्यादा इजी हो जाएगा। स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बताओ, 4 पाई² अपॉन में म्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर क्या होगा, ये 3 ना। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। अब समीकरण नंबर हम लोग क्या किए, 2 तथा 3 को मल्टीप्लाई कर दो ना, तो हम लोग क्या लिखे, को गुणा करने पर लेफ्ट लेफ्ट से होगा राइट राइट से। समीकरण नंबर 2 का लेफ्ट साइड क्या था, v²। समीकरण नंबर 3 का लेफ्ट साइड क्या है, t²। और समीकरण नंबर 2 का राइट साइड क्या था, म्यू a² माइनस x² ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, म्यू ब्रैकेट में a² माइनस x²। 3 का राइट साइड क्या है, 4 पाई² अपॉन में म्यू। म्यू है, म्यू और म्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो v² t² इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 4 पाई² एंड a² माइनस x²। और यही मेरे ख्याल से प्रूफ करना था आपको ना। यस सर। गुड, ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फिर। Come again. डन, ओके। देखो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक सरल आवर्त गति से गतिमान, ठीक है, एक सरल आवर्त गति से गतिमान किसी पिंड का महत्तम वेग 2 फीट प्रति सेकेंड है ना, महत्तम वेग कितना तक जा रहा है बताओ, 2 फीट प्रति सेकेंड तक जा रहा है, तथा उसका आवर्तकाल कितना है, 1/5 सेकेंड है। ठीक है, इसका आयाम ज्ञात करना है, मतलब आपको यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है, आयाम की वैल्यू निकालनी है ना। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो कण है उसका वेग कितना है, महत्तम वेग 2 फीट प्रति सेकेंड है, और आवर्तकाल दैट मीन्स कैपिटल टी की वैल्यू क्या है, 1/5 सेकेंड ना। और कण कैसी गति कर रहा है, बोलो, कण कैसी गति कर रहा है, सरल आवर्त गति ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कण की सरल आवर्त गति का समीकरण, सरल आवर्त गति का
समीकरण, कण की सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होता है? d² में dt² इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, यही होता है सरल आवर्त गति का समीकरण। ठीक है, अब आपको जो दिया है उसके लिए देख लो ना। तब देखो यहाँ पे जब इतना होता है देन विस्थापन, यहाँ से विस्थापन की वैल्यू क्या निकलती है बताओ? विस्थापन x की वैल्यू क्या होती है बताओ? बोलो। -1/m। -1/म्यू होता है ना, अभी अभी पढ़ के आओ। a cos और क्या था? रूट म्यू टी, यही पढ़े थे ना। ये था आपका क्या है? विस्थापन की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विस्थापन का वैल्यू होता है और महत्तम वेग। महत्तम वेग इसमें जो होता है इस इक्वेशन में ना, महत्तम वेग इंडिकेट करता है वेग। ठीक है, महत्तम वेग जो होता है इसमें a√μ। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा क्या होगा इसका फॉर्मूला? a√μ, जिसको हमने बोल दिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, देखते हैं ये यूज होगा कि नहीं। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और इसको हम लोग क्या बोल दिए? इक्वेशन नंबर 2। और नेक्स्ट क्या दिया आपको? आवर्तकाल के दिया है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे? आवर्तकाल। आवर्तकाल हम लोग कैपिटल टी बोलते हैं, और आवर्तकाल क्या है यहाँ पर? 2π/√μ। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अब देखो जो क्वेश्चन में दिया उसमें आते हैं। दिया है आपको किसकी वैल्यू दिया है बताओ? महत्तम वेग की वैल्यू ना, महत्तम वेग। ठीक है, और महत्तम वेग की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 2 फीट प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड, या फिर प्रति सेकेंड डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं ना, 2 फीट प्रति सेकेंड। ठीक है यहाँ तक? यस सर। ओके, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि टाइम तो आपका सेकेंड है, बट ए फीट, फीट तो ऐसा यूनिट होता नहीं है। ठीक है, ऐसा यूनिट में सॉरी ये फीट में दिया है ना, हम लोग इसको किस में चेंज कर लेते हैं? सेकेंड में। तो सॉरी फीट है ना, सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब एक बताओ, फीट को सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज करना है ना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो फीट, फीट देखो यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे, फीट जो होता है 12 इंच से मिलके बनता है ना। ठीक है, एक फीट में कितना इंच होता है? 12। हाँ, तो यहाँ पे एक फीट में जब यहाँ पे 12 इंच होता है तो 2 फीट में कितना इंच होगा? 2 इंटू 12। 24। हाँ, इंच पर सेकेंड, इंच में सेकेंड बस चेंज हो गया ना। अब हम लोग इसको किस में चेंज कर देंगे बताओ? सेंटीमीटर में। और एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54। कितना होता है? 2.54 एक इंच में। तो 24 इंच में कितना होगा? 2.54 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना लिख दिए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, इसको इतना ही रहने दो ना। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट गए, क्योंकि बाद में कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब है, मल्टीप्लाई मत करो ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवर्तकाल। क्वेश्चन में आवर्तकाल क्या दिया है बताओ? ये तो आपको क्या दिया था? महत्तम वेग दिया था। आवर्तकाल क्या दिया क्वेश्चन में? 1/5 सेकेंड। 1/5 सेकेंड्स दिया है ना, 1/5 सेकेंड दिया है। अब क्या करोगे देखो, ध्यान देना। ठीक है,
हम लोग यहाँ पे अगर डिस्कस करें, ठीक है, तो महत्तम वेग है और ये क्या है बताओ, 1/5 सेकेंड ना। तो चलो कहाँ से जाएगा, इसको हम लोग बोल देते समीकरण नंबर 4 बोल देते ना। तो देखो यहाँ से मेरे को क्या पता चला, समीकरण नंबर 3 तथा 4 से, 4 से, और समीकरण नंबर 3 तथा 4 से देखो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, समीकरण नंबर 3 में आप आवर्तकाल की वैल्यू कितना निकाले हो, 2π/√μ, और यहाँ से आवर्तकाल कितना निकाले हो, कितना है बताओ, 1/5। हाँ दोनों आवर्तकाल, दोनों तो आवर्तकाल को इंडिकेट कर रहा है, मतलब दोनों का लेफ्ट इक्वल है, देन दोनों का राइट भी क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो दैट मीन्स क्या होगा, 2π/√μ इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, 1/5 के। ओके 1/5 के। अब इसको आप क्या करो, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। तो देखो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू मिल गई है ना, और इसको हम लोग क्या कर देते, यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं म्यू की वैल्यू है ना। चलो ठीक है, यहाँ से कुछ तो हो नहीं सकता है, √μ 2π, चलो ठीक है ना, देखते हैं। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 5, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बताओ। Yes. देखो इसको भी हम लोग जो महत्तम ऊंचाई है ना, इसको भी ना हम लोग कोई इक्वेशन मान लेते हैं ना। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, चलो अब मैं यहाँ पे 4 5 तक चल गया, इसको इक्वेशन नंबर ए एज्यूम कर ले रहा हूँ ना, क्योंकि मैं बैक साइड आ रहा हूँ तो इसको फिर से कुछ तो कर नहीं सकता, ठीक है। Yes, sir. समीकरण नंबर 2 तथा ए से, समीकरण नंबर 2 तथा ए से ना, समीकरण नंबर 2 में भी देखो महत्तम वेग को इंडिकेट कर रहा है, समीकरण ए भी किसको इंडिकेट कर रहा है, महत्तम वेग, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, मतलब क्या होगा, a√μ किसके इक्वल हो जाएगा, 2 × 12 × 2.54 के। क्लियर है यहाँ तक। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आयाम की ना, मतलब ए की वैल्यू। तो देखो यहाँ से अगर देखोगे तो a इक्वल टू क्या मिलेगा आपको बताओ, 2√12 × 2.54 अपॉन में क्या आ जाएगा, √μ, ओके, √μ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि ये आपका तो यहाँ पे √μ मिल गया ना, ठीक। अब √μ की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, बोलो, √μ की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकल सकती है ना, समीकरण नंबर 5 से। Yes, sir. क्या निकलेगी समीकरण 5 से बताओ, 5 mu root of mu equal to 5 10 pi. हाँ दैट मीन्स 2π इंटू क्या लिख दिया मैं, 5 लिख दिया। कहाँ से यूज किया है, समीकरण नंबर 5 से ना। समीकरण नंबर 5 से यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो √μ की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 10 भी डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैं 10 नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसी को लिख दे रहा हूँ ना। देन क्या होगा बताओ यहाँ पे, 2 एंड पाई इंटू 5 कर दिया ना। तो देखो यहाँ से क्या होगा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे ना। तो देखो आपको करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या कर लो, सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर लो, यहाँ पर इस 2 को कैंसिल करोगे ना, कर सकते हो, बट कोई बेनिफिट नहीं होगा, सिंप्लीफाई तो और लेंदी हो जाएगा। देखो ऐसा कर लो आप लोग, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 ना। चलो कैंसिल ही कर लो, यहाँ पे क्या होगा, 2 कैंसिल हो गया क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा मेरे को। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 × 2.54, और पाई की वैल्यू कितनी होती है,
बोलो 22/7 ना, ठीक। तो 22 हो जाएगा, 22 और 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. ओके, अब देखो, अब इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। देखो पहले क्या करना, इसको कैंसिल कर लेना। देखो किससे कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन देखो यहाँ पे क्या कर लो, इसको ना 11 से भी कैंसिल कर लेना। 11 1 ज़ा 11, और इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 25 बनेगा। 11 2 ज़ा 22, 3 जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 34 ना। तो यहाँ पे 11 3 ज़ा 33, और भी आते जाएगा वैल्यू, बस इतना ही लेकिन रहने दो। अब क्या करो बताओ, इस पूरे का गुणा करना है और 5 से डिवाइड कर देना ना। 1.94 आएगा सर। हाँ क्या बोले, 1.94 आएगा टोटल वैल्यू। 1.94 आ रहा है। ओके, कैलकुलेट कर लिए तो ठीक है। क्या यस आ सर। जाएगा बताओ, 1.94, 94। यही आपका जो होगा फाइनल आंसर होगा, आयाम की वैल्यू। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? Yes, यस sir. यस। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हो गया? Yes, sir. हो गया. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गया है। बाकी क्वेश्चन को ना हम लोग कल, क्योंकि ना इसका 2-4 क्वेश्चन और बचा है, तो कल इकट्ठा कंप्लीट कर लेंगे इसको हम लोग। ठीक है, ये चैप्टर कल एंड कर लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, Yes, sir. ओके, फिर क्लास एंड कर रहा हूँ ना।